स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 94, कायल को क्या मिला। अभिलेखागार संग्रह में वो चीज असल में एक कमरा निकली। वो तहखाना नहीं था, तहखाने को तो मैं जानता था। वो मुख्य अभिलेखागार भी नहीं था, जिसे मैंने महीनों लगाकर इस तरह व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया था कि मैं अंधेरे में भी वहां रास्ता ढूंढ सकता था। वो एक ऐसा कमरा था जो मुझे इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वो किसी भी फ्लो प्लान नक्शे में नहीं था। वहां तक पहुंचने का रास्ता तीसरे सम्राट के प्रशासनिक अभिलेखों के पीछे छिपे एक मार्ग से होकर जाता था, जिसे कायल ने 3 सप्ताह पहले विस्तार काल एक्सपेंशन ईरा के दस्तावेजों की गहन समीक्षा करते हुए खोजा था। वो बरसी के अगले दिन रात के खाने के बाद मुझे वहां ले गया। बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट उत्पादक रही थी। विस्तार काल के अध्ययन से 2 महत्वपूर्ण नए निष्कर्ष सामने आए थे। तेवरिस के पत्र का उत्तर दे दिया गया था और उसका जवाबी पत्र स्याही पूरी तरह सूखने से पहले ही आ भी गया था, जो तेवरिस की एक अलग ही ऊर्जा के बारे में बताता था। वो मार्ग संकरा था। अंत में लगा दरवाजा लोहे का था, छोटा सा, और उसमें ताले के बजाय सिर्फ एक कुंडी थी। इसे किसने बनाया? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मुझे मिले किसी भी निर्माण रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है। कब? पत्थरों की नक्काशी महल की मूल नींव से मेल खाती है, उसने कहा। तीसरे सम्राट से पहले, विस्तार काल से भी पहले। वो रुका। शायद उतनी ही पुरानी जितना कि वो तहखाना। उसने दरवाजा खोला। आगे का कमरा छोटा था, तहखाने से छोटा, लेकिन किसी कोठरी से बड़ा, एक ऐसी जगह के आकार का जिसे किसी खास उद्देश्य के लिए बिल्कुल उसी नाप का बनाया गया हो। दीवारें पत्थर की थीं, छत नीची थी, कोई खिड़की नहीं थी, और हर एक दीवार पर, फर्श से लेकर छत तक, हर सतह पर नक्काशियां कार्विंग्स उकेरी गई थीं। ये तहखाने की वैरात लिपि नहीं थी, न ही बात की सदियों के प्रशासनिक जुड़ाव थे। ये कुछ और ही था, एक ऐसी लिपि जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बारीक रेखाओं वाली और बेहद घनी। उसने दीवारों को कुछ ऐसे पैटर्न में ढका हुआ था जो भाषाएं भी थे और संरचनात्मक भी। दोनों प्रणालियां आपस में इस तरह गुंथी हुई थीं जिससे ये पता चलता था कि जिसने भी इसे लिखा था, उसने इन दोनों को अलग अलग रूपों में महसूस नहीं किया था। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर देखता रहा। तुम्हें ये 3 सप्ताह पहले मिला था, मैंने कहा। हाँ, और तुमने मुझे दिखाने के लिए अब तक का इंतजार किया। मैं पहले इसे समझना चाहता था, उसने कहा। या समझने की कोशिश करना चाहता था। इससे पहले कि वो रुका। कुछ चीजों के पास पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, तुम क्या समझे? इसका कुछ हिस्सा, उसने कहा। इसके संरचनात्मक स्ट्रक्चरल पहलू को अब मैं काफी हद तक पढ़ सकता हूँ, माहिरन की संकेतन प्रणाली नोटेशन सिस्टम के साथ महीनों बिताने के बाद। भाषाई पहलू का कुछ हिस्सा भी समझ आया है। ये लिपि साम्राज्य पूर्व की वैरात भाषा से जुड़ी है, लेकिन उससे अलग है, उससे भी पुरानी। वो कमरे के भीतर गया, पूर्वी दीवार की तरफ बढ़ा और एक हिस्से की ओर इशारा किया। ये गद्यांश, मैं 3 सप्ताह से इस पर काम कर रहा हूँ। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो गद्यांश 6 पंक्तियों का था, घना, आपस में उलझा हुआ। संरचनात्मक कोडिंग और भाषाई लिपि कुछ इस तरह मिलकर काम कर रहे थे कि इसका अर्थ समझने के लिए दोनों प्रणालियों की एक साथ आवश्यकता थी। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। मेरी वैरात भाषाई समझ, रेन का शिक्षित महल वाला ज्ञान, जो अभिलेखागार के महीनों के काम से और गहरा हो गया था, ने भाषाई पहलू को संभाला। मेरी ब्रिज क्वालिटी, ब्रिज होने के गुण, ने, जिसे मैंने धीरे से इस्तेमाल किया, संरचनात्मक पहलू को पढ़ा। दोनों ने मिलकर जो अर्थ निकाला, वह था उसके लिए जो बाहर से आता है और भीतर ही ठहर जाता है। उस चौखट, दहलीज के लिए जो अपनी स्थिति खुद चुनती है। उस आवाज के लिए जो उसे दर्ज करती है जो अन्यथा खो जाता। उस हाथ के लिए जो अंधेरे में थामे रखता है सुबह की रोशनी, और उस कमरे के लिए जो इसे स्वीकार करता है। ये कमरा उस निर्माण की पहली ईंट पत्थर के रूप में बनाया गया था जो आगे चलकर बनाया जाएगा। मैंने इसे 2 बार पढ़ा, फिर मैं कायल की तरफ मुड़ा। ये कमरा, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। इस इमारत की नींव है। हाँ, उसने दीवारों की तरफ देखा। प्रतीकात्मक रूप से नहीं, भौतिक, फिजिकली रूप से। इन दीवारों में संरचनात्मक कोडिंग वही कोडिंग है जो आर्किटेक्ट, वास्तुकार के इमारत के नक्शों में है। ये आर्किटेक्ट ने इस कमरे को बनाया था, महल की मूल नींव के भीतर, महल के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले। ये तो पारंपरिक तौर पर असंभव है, उसने कहा। हाँ, मैं 3 हफ्तों से इसी बात को लेकर बैठा हूँ। आर्किटेक्ट समय को अलग तरह से समझता था,
मैंने धीरे से कहा। ये समय में उस तरह मौजूद नहीं था जिस तरह हम समय में हैं। यह आधार चट्टान, बेडरॉक के जरिए फैला हुआ था, नीचे से सब कुछ महसूस कर रहा था। मैं रुका। इसने संरचनात्मक संभावनाओं को भांप लिया होगा कि आखिरकार कहाँ पत्थर रखे जाएंगे, ये भूमि आगे चलकर क्या रूप लेगी, और जो कुछ भी आगे चलकर यहाँ बनने वाला था, उसने उसे उसी समय इसके भीतर बना दिया। महल से पहले, कायल ने कहा। साम्राज्य से पहले, इससे पहले कि सब कुछ शुरू होने से पहले, मैंने कहा। हाँ, उस छोटे से कमरे में गहरी खामोशी थी। मैंने दूसरी दीवारों की तरफ देखा। आपस में गुंथी हुई लिपि का और भी हिस्सा था। पूर्वी दीवार पर 6 पंक्तियां थीं, वो समर्पण, डेडिकेशन था। ये बात मैं अब समझ गया था। बाकी दीवारें कुछ और थीं। दूसरी दीवारों पर क्या है? मैंने पूछा। मैं उन पर काम कर रहा हूं, उसने कहा। धीरे धीरे वो उत्तरी दीवार की ओर बढ़ा। यह वाली निर्देश है। इस नींव से मुख्य संरचना का निर्माण कैसे किया जाए। कोण, एंगल्स, अनुपात, प्रोपोर्शंस। इस कमरे और इसके ऊपर बनने वाली इमारत के बीच का संबंध। वो दक्षिणी दीवार की ओर बढ़ा। यह वाली। वो रुक गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। यही वो दीवार है जिसे लेकर मैं बैठा हुआ हूं, उसने कहा। इसीलिए मैं तुम्हें दिखाने से पहले खुद इसे समझना चाहता था। मैं दक्षिणी दीवार के पास गया, उसे पढ़ा। मेरी भाषाई समझ और संरचनात्मक बोध ने मिलकर काम किया। धीरे धीरे इस आपस में गुंथी हुई प्रणाली को समझने के लिए धैर्य और दोनों प्रणालियों के एक साथ इस्तेमाल की आवश्यकता थी। यह एक रिकॉर्ड, दस्तावेज था। भविष्य का रिकॉर्ड नहीं, अतीत का। यह उस बात का रिकॉर्ड था जिसे आर्किटेक्ट ने नीचे से, आधार चट्टान में फैले रहकर, इंतजार की लंबी सदियों के दौरान देखा था। जब उसके ऊपर दुनिया खुद को रच रही थी, तब उसने क्या महसूस किया था? उसने क्या महसूस किया था? और हाँ, महसूस किया था, क्योंकि इस भाषा में भावनात्मक परत के बिना केवल अवलोकन, सिर्फ देखने के लिए कोई शब्द नहीं था। इस भाषा में ये दोनों बातें एक दूसरे से अलग नहीं थीं, जैसे जैसे उसके ऊपर इतिहास घटित हो रहा था। पंक्ति दर पंक्ति, सदी दर सदी। पहले साम्राज्य की स्थापना, जिसे नए पत्थरों में एक गर्माहट की तरह महसूस किया गया था। भाषा का विकास, जिसे संज्ञानात्मक परत, कॉग्निटिव लेयर में एक नए प्रकार की संरचनात्मक जटिलता के रूप में देखा गया। पहली इमारतें, जिन्हें उस कोडिंग की प्रतिध्वनि, एको के रूप में पहचाना गया जो उसने इस भूमि पर छोड़ी थी। शून्य के देवता, वॉइड गॉड का टूटना, जिसे एक बहुत बड़े दुख, एक ऐसे घाव के रूप में महसूस किया गया जिससे वो खुद जुड़ा हुआ था। उसे सील किया जाना, जिसे एक ही समय में राहत और नुकसान दोनों की तरह महसूस किया गया। जीवित लंगर, लिविंग एंकर की शुरुआत, एक विशिष्ट प्रकार की चेतना से जो मांगा जा रहा था उसका बोझ। और फिर, और भीतर की तरफ, लिपि और छोटी और अधिक तात्कालिक होती गई थी। जन्म से पहले ही चिन्हित किया गया एक बच्चा। उस चिन्हित बच्चे में कहीं और से आई हुई एक चेतना का आगमन। चौखट, दहलीज के गुण की पहचान, गणना की पुष्टि, सब कुछ उस पल की ओर बढ़ता हुआ। मैंने पढ़ना बंद कर दिया, बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। कायल, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। मैं जानता हूँ, इसने मेरे बारे में दर्ज किया है, मैंने कहा। जब मैं यहाँ आया, ये पहले से ही यहाँ था, इसी कमरे में, और इसने मेरे आगमन को महसूस किया। चौखट वाले गुण को पहचाना, हाँ, और इसे लिख दिया। हाँ, एक ऐसे कमरे में जो महल से भी पुराना है, एक ऐसे कमरे में जिसे विशेष रूप से उस निर्माण की नींव बनने के लिए बनाया गया था जिसे हम बनाने जा रहे हैं, उसने कहा। जिसका अर्थ है, इमारत की योजना बाद में नहीं बनाई गई थी, मैंने कहा। इसे हमेशा से बनाया ही जाना था, शुरुआत से ही। ये कमरा यहाँ उस इमारत का इंतजार कर रहा था जो इसके ऊपर बनाई जाने वाली थी, जो कि रिकॉर्ड, दस्तावेज के पूरा होने का इंतजार कर रही थी, जो कि इंतजार कर रही थी तुम्हारा, उसने कहा। हम सबका, मैंने कहा। विशेष रूप से तुम्हारा, उसने कहा। वह चौखट, वह बाहर का जो भीतर ठहर जाता है। आखिरी हिस्सा पढ़ो। मैं वापस दीवार की तरफ मुड़ा। आखिरी हिस्सा धुंधा, जो सबसे नया था, जिसकी लिपि पुराने हिस्सों की तुलना में थोड़ी अलग थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की आवाज बदल जाती है जब वो चीज आखिरकार सामने आ जाए जिसका वह इंतजार कर रहा था। एक ही समय में बाहर और भीतर दोनों तरफ। कहानी की समझ और कहानी का बदल जाना। मूल कौ का पुनः बहाल होना। आर्किटेक्ट का वापस घर लौट जाना। नीचे जो थामे है, द बनीथ दैट होल्ड्स का थामे रखना। रिकॉर्ड की शुरुआत। इमारत बनने के लिए तैयार। सब कुछ अपनी जगह पर। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा इसे हमेशा से होना था। और अंतिम पंक्ति, शुरू करो।
मैं एक ऐसे कमरे की दक्षिणी दीवार के सामने खड़ा था जो महल से पहले, साम्राज्य से पहले और इस भूमि के किसी भी रिकॉर्ड के अस्तित्व में आने से पहले बनाया गया था, और मैंने उस आखिरी शब्द को पढ़ा जो आर्किटेक्ट ने यहां छोड़ा था। शुरू करो, ये हमसे शुरू करने के लिए कह रहा था, मैंने कहा। हाँ, कायल ने कहा। जब सब कुछ अपनी जगह पर आ गया, जब रिकॉर्ड की शुरुआत हो गई, जब वो चौखट आ गई और ठहर गई, वो रुका। शुरू करो, इमारत का निर्माण, मैंने कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ इमारत का ही नहीं, वो दक्षिणी दीवार पर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। सब कुछ, वो रिकॉर्ड, सच्चा इतिहास, समानांतर पाठ, पैरेलल टेक्स्ट, स्कॉलरली सीट, विद्वान पीठ के साथ साझेदारी, ये सब कुछ, वो रुका। ये कमरा इसकी शुरुआत था, इसकी नींव, और अब हम इसके ऊपर निर्माण करेंगे, मैंने कहा। हाँ, घर, मैंने कहा। हम इसके ऊपर घर का निर्माण करेंगे, हाँ, उसने कहा। उस कमरे के ऊपर जो इंतजार कर रहा है। हम उस छोटे से कमरे में खड़े थे जिसकी छत जितनी ऊंची दीवारें आपस में गुंथी हुई लिपियों से भरी थीं, जो हजारों सालों के धैर्यपूर्ण अवलोकन और सावधानीपूर्वक की गई तैयारियों से घिरा हुआ था, एक ऐसी चीज की नींव में जिसे हमेशा से ही बनाया जाना तय था। नीचे जो था में है, जो इस कमरे से भी गहरे तल की नींवों में था, बिल्कुल शांत था। वो इंतजार की खामोशी नहीं थी, वह थामे रखने की स्थिरता थी, एक ऐसी चीज की खामोशी जो अपने आप में लौट आई थी और वही कर रही थी जिसके लिए उसे बनाया गया था, शांति से, स्थायी रूप से, बिना किसी आभार की उम्मीद किए। शुरू करो, दीवार ने कहा था। हाँ, मैंने सोचा, हम तो पहले ही कर चुके हैं। ओपन बुक अध्याय 95, शरद ऋतु, निर्माण कार्य सितंबर में शुरू हुआ। किसी भव्य समारोह के साथ नहीं, बल्कि एक सर्वेक्षण सर्वे के साथ। कायल ने जिस मानव आर्किटेक्ट, वास्तुकार को ये काम सौंपा था, वो सेबल नाम की एक महिला थी। वो पिछले 30 सालों से संरचनात्मक परंपरा में काम कर रही थी और इस काम को स्वीकार करने से पहले उसने माहिरन के साथ पूरे 2 सप्ताह बिताए थे। वो पूर्वी जिले के उस स्थल पर आए और उसने उन दोनों के साथ पूरे एक दिन वहां का दौरा किया। मैं भी आया था, सेराफिन भी आई थी, क्योंकि उसने बिना कोई कारण बताए इस काम के लिए अपने कैलेंडर से समय निकाला था। और कैलम भी, क्योंकि कैलम आखिर कैलम था और उसने भी बिना कोई वजह बताए अपना समय खाली किया था। और वाल्ड्रिस भी, क्योंकि वाल्ड्रिस अब ऐसा इंसान बन चुका था जो चीजों से दूर भागने के बजाय उनकी तरफ बढ़ता था, और यह एक ऐसी चीज थी जिसकी तरफ बढ़ा जाना चाहिए था। और माहिरन तो थी ही। सेबल ने काम स्वीकार करने के लिए ये शर्त रखी थी कि माहिरन लगातार इस परियोजना में सलाहकार बनी रहेगी। सितंबर की एक सुबह 8 लोग पूर्वी जिले के एक स्थल पर मौजूद थे। उस सुबह की हवा में शरद ऋतु, पत्थरों और किसी नई शुरुआत की एक अनूठी महक घुली हुई थी। सेबल अपने उपकरणों, संरचनात्मक चार्टों और माहिरन की संकेतन प्रणाली, नोटेशन सिस्टम के साथ उस स्थल पर घूम रही थी। उस प्रणाली को उसने 2 सप्ताह लगाकर सीखा था, क्योंकि उसे देखते ही उसने सीधे शब्दों में कहा था, यह उस चीज का कहीं अधिक सटीक विवरण है जिसे मुझे समझना है, उस हर चीज से बेहतर जिसकी मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। सर्वेक्षण के अंत में वो उस स्थल के केंद्र में खड़ी हुई और बोली, महल का वह नींव वाला कमरा, उसकी दीवारों में जो कोडिंग है, ये स्थल उससे पूरी तरह मेल खाता है। संरचनात्मक नेटवर्क सीधे उन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। यहां निर्माण करने से ये दोनों स्थान संरचनात्मक स्तर पर आपस में जुड़ जाएंगे। उसने माहिरन की तरफ देखा। तुम सही कह रही थी। आर्किटेक्ट ने विशेष रूप से इसी जगह को चुना था। आर्किटेक्ट हर चीज को विशेष रूप से ही चुनता था, माहिरन ने कहा। हाँ, सेबल ने कहा, अब मैं ये समझने लगी हूं। उसने अपने हाथों में मौजूद स्कॉलरली सीट के उन नक्शों को देखा, वही कॉपियां जिनके तेवरिज गवाह रहे थे। ये अनुपात, प्रोपोर्शंस, मैं अपने पूरे करियर में अनुपातों को ही देखती आई हूं। ये तो बिल्कुल सही है, कायल ने कहा। इतने सही जितने आज तक मेरे सामने कभी नहीं आए, उसने कहा। जिसका मतलब है कि बिल्कुल इनके अनुसार निर्माण करने के लिए वो रुकी। इसके लिए मुझे उन जगहों पर अपने खुद के फैसले के बजाय इन बारीकियों पर भरोसा करना होगा जहां दोनों में टकराव होगा। क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ उसी भाव से देखा जिससे हर कोई मुझे देखता था, एक पुनर्निर्धारण, रिकैलिब्रेशन, उस 12 साल के बच्चे के शरीर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश, जिसके भीतर वास्तव में जो कुछ भी मैं था, वो समाया हुआ था। मैंने दूसरी सदी की उन इमारतों की संरचनात्मक रीडिंग देखी है जिनमें इसी कोडिंग का इस्तेमाल किया गया था, उसने कहा। वे इमारतें जो 300 साल बाद भी आज सही सलामत खड़ी हैं। वो रुकी। हाँ, मुझे इस पर भरोसा है। अच्छा है, मैंने कहा। तो फिर शुरू करो। वो लगभग मुस्कुरा उठी।
मुझे निर्माण की कार्यप्रणाली मेथडोलॉजी को अंतिम रूप देने के लिए 3 सप्ताह का समय चाहिए। उसके बाद भूमि पूजन ग्राउंड ब्रेकिंग होगा। 3 सप्ताह, कायल ने कहा। जी महाराज, जब कार्यप्रणाली तैयार हो जाए तो मैं उसकी समीक्षा करना चाहूंगा। बिल्कुल, वो रुकी। मुझे बताया गया है कि साम्राज्य पूर्व की भार वहन दर्शन प्री इंपीरियल लोड बेयरिंग फिलॉसफी के बारे में आपके कुछ विचार हैं। काफी गहरे विचार है, कायल ने कहा। मैं उन्हें सुनना चाहूंगी, उसने कहा। भूमि पूजन से पहले विस्तार काल की संरचनाओं के बारे में आपकी व्यवहारिक समझ, उसका कोडिंग विश्लेषण पूर्वी दीवार के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। कायल ने उसकी तरफ उस भाव से देखा जैसे किसी को उम्मीद के विपरीत कोई बौद्धिक रूप से अपने बराबर का मिल गया हो। मैं अपने नोट्स साथ ले आऊंगा, उसने कहा। और वो नोटबुक भी, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। वो नोटबुक भी, मैंने दोबारा कहा। हो सकता है कि वो नोटबुक संरचनात्मक चीजों के लिए प्रासंगिक रेलेवेंट न हो, वो नोटबुक हमेशा प्रासंगिक होती है, मैंने कहा। सेबल, जो इस बातचीत को भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजने वाले के ध्यान के साथ देख रही थी, बोली, मैं इसे कार्यप्रणाली मेथडोलॉजी की बैठक के एजेंडे में जोड़ दूंगी। सम्राट के विचार और वो नोटबुक। वो वापस अपने सर्वेक्षण पर लौट गई। कैलम मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो नोटबुक, उसने धीरे से कहा। उनके अपने विचार हैं, मैंने कहा। उन्हें इस इमारत में शामिल होना चाहिए, प्रतीकात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आखिरकार, मैंने कहा। अर्थ वाला हिस्सा, जब ये लिखा जाएगा, रिकॉर्ड, दस्तावेज को यहीं रखा जाएगा। रिकॉर्ड के पीछे की जो आवाज है, उसे यहां मौजूद होना चाहिए। इस इमारत के भीतर, तुम चाहते हो कि उनकी आवाज इस इमारत में हो। मैं चाहता हूं कि हम सबकी आवाजें इसमें हो, मैंने कहा। समानांतर पाठ, पैरेलल टेक्स्ट, यही तो है। घर का मतलब यही है। सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि वे लोग जिन्हें ये तथ्य मिले और उन तथ्यों को पाने का उनके लिए क्या अर्थ था। कैलम ने उस स्थल को देखा, उसके आसपास के पूर्वी जिले को, ऊपर फैले शरद ऋतु के आकाश को। पेट्रा अगले सप्ताह आ रही है, उसने कहा। मुझे पता है, मैं उसे यहां लाना चाहता हूं, उसने कहा। जब भूमि पूजन होगा, उसे ले आना, मैंने कहा। उसे इसे शुरुआत से ही देखना चाहिए। वो एक पल के लिए शांत रहा, फिर बोला, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया है, सही तरीके से, पूरा विवरण। वो रुका। वो उस जर्नल पत्रिका को पढ़ना चाहती है। जर्नल अभी पूरा नहीं हुआ है, वो जानती है। जो हिस्सा लिखा जा चुका है, वो उसे ही पढ़ना चाहती है। वो रुका। उसने कहा था, और मैं हूबहू उसकी बात दोहरा रहा हूं, जो कोई भी कैलम को इस बात के लिए इतना आश्वस्त कर सकता है कि उसे कहां होना चाहिए। वो कोई ऐसा इंसान है जिसे मुझे समझने की जरूरत है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने ऐसा कहा? उसने बिल्कुल यही कहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, हर चीज को लेकर उसके अपने विचार है, सटीक और सीधे। वो मुझे अभी से पसंद आने लगी है। वो हर किसी को पसंद आती है, उसने कहा। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हम 1 और घंटे तक उस स्थल पर खड़े रहे, जबकि सेबल ने अपना सर्वेक्षण पूरा किया और माहिरन अपनी पूरी समझ परसेप्शन को खुला रखकर बाहरी सीमा पर टहलती रही। कायल और सेराफिन उन नक्शों को लेकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे जो धीरे धीरे और जीवंत होती जा रही थी, बिल्कुल उन 2 लोगों की तरह जिन्हें ये पता चला हो कि उनकी दिलचस्पी एक जैसी चीजों में है। वाल्ड्रिस उस स्थल के केंद्र के पास खड़ा था और बस वहां मौजूद था। वाल्ड्रिस का ये नया रूप, आगे की तरफ देखने वाला गुण, वो इंसान जो अब चीजों से भागने के बजाय उनकी तरफ बढ़ता था। जब सर्वेक्षण पूरा हो गया और सेबल ने अपने उपकरण समेट लिए, तो हम सब कुछ पल के लिए उस स्थल के केंद्र में एक साथ खड़े हो गए। 8 लोग। शरद ऋतु की एक सुबह। हमारे नीचे की जमीन संरचनात्मक रूप से उस नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ी हुई थी जो महल के उस नींव वाले कमरे तक जाता था, उस कमरे तक जो महल के अस्तित्व में आने से पहले बना था, उस दीवार तक जिसने कहा था, शुरू करो। तो फिर, कैलम ने कहा। हाँ, तो फिर, सेराफिन ने भी सहमति जताई। 3 सप्ताह, कायल ने कहा। भूमि पूजन में मैं वहां रहूंगी, माहिरन ने कहा। हम सब रहेंगे, वाल्ड्रिस ने कहा। हम सब, मैंने भी सहमति दी। हम पूर्वी जिले की सड़कों से होते हुए वापस महल की तरफ चल पड़े। शरद ऋतु की रोशनी में 8 लोग, और हमारे चारों तरफ शहर अपने रोजामर्रा के कामों में व्यस्त था, और वो इमारत जो आगे चलकर घर बनने वाली थी, उसकी शुरुआत होने में 3 सप्ताह बाकी थे। और वो कहानी जो लिखी गई थी, वो गलत थी, और वो कहानी जो सच में घटित हुई थी, वो अब भी जारी थी, और इतना ही काफी था। यही सब कुछ था। अध्याय 96। पेट्रा, वो मंगलवार को आए।
ये बात मैंने इसलिए दर्ज की क्योंकि मैं भी इस दुनिया में एक मंगलवार को ही आया था, या कम से कम जिस रात मेरी मौत हुई थी उसकी अगली सुबह, जो कि एक मंगलवार था, और वह आगमन एक मंगलवार जैसा ही महसूस हुआ था। उन शुरुआतों का दिन जो खुद का धोल नहीं पीटती। कैलम उसे शहर के मुख्य दरवाजे पर लेने गया और वहां से सीधे महल ले आया, जो कि प्रोटोकॉल नियमों के खिलाफ था, पर वो कैलम था। वो आंगन में उस व्यक्ति के हाव भाव के साथ दाखिल हुई जो बहुत सारी जानकारी समेट रहा हो और उसे एक ऐसी गति से विश्लेषण कर रहा हो जिसे वह अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। वो लंबी थी, भूरे बाल, उम्र शायद 30 साल के आसपास, कैलम से कुछ साल बड़ी। उसमें एक व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने वाले व्यक्ति का विशिष्ट गुण था, व्यवस्थित ध्यान, आसपास के वातावरण की हर चीज की समझ, और अजनबी जगहों पर भी खुद को सहज रखने की कला, क्योंकि अजनबी जगहें उसके लिए बस वे जगहें थीं जिन्हें उसने अभी तक व्यवस्थित नहीं किया था। उसने महल को देखा, कैलम को देखा, आंगन को देखा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम मेरी उम्मीद से छोटे हो, उसने कहा। मुझसे अक्सर ऐसा कहा जाता है, मैंने कहा। माहिरन ने तुम्हारा वर्णन एक अजीब युवा विद्वान जो सही सवाल पूछता है के रूप में किया था, उसने कहा। यह एक खास तरह का वर्णन है। ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति किस चीज को महत्व देता है। वह रुकी। वो जवाबों से ज्यादा सवालों को महत्व देती है। इसका मतलब है कि उन सवालों ने उसके लिए कुछ बदल दिया। हाँ, मैंने कहा। बदला था। उन्होंने क्या बदला? सब कुछ, मैंने कहा। आखिरकार उसने कुछ पल के लिए मुझे उस पार की नजर से देखा जो यह नहीं आंकती कि आपने क्या कहा है, बल्कि ये देखती है कि आपका मतलब क्या है। कैलम ने मुझे बताया था, उसने कहा। पूरा विवरण, सब कुछ। वो रुकी। उसने कहा था कि तुम कमरों के भीतर घटने वाली घटनाओं को बदल देते हो। उसने ऐसा कहा था, मैंने कहा। उसका यही मतलब था, उसने कहा। वो ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसी बातें कहे जिसका कोई मतलब ना हो। मुझे ये समझने में लगभग 4 घंटे लगे और उसके बाद से यह बात हमेशा के लिए साफ हो गई। वह रुकी। तुमने उसके कमरे में जो कुछ घट रहा था उसे बदल दिया। उसके जीवन में वो जो कुछ भी कर रहा था उसके आकार को बदल दिया। उसने खुद इसे बदला, मैंने कहा। मैंने तो उसे सिर्फ जानकारी दी थी। जानकारी और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता मिलकर रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, उसने कहा। जानकारी के महत्व को कम मत आंको। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम मुझे पसंद आए, मैंने कहा। अच्छा है, उसने कहा। तुम मुझे भी पसंद आए। मैंने यहाँ आने के रास्ते में ही यह तय कर लिया था। कैलम ने मुझे जो कुछ भी बताया था उसके आधार पर, जो कि बहुत विस्तृत और बारीक था। वैसे उसने तुम्हारे बारे में बताने से ज्यादा मुझे ये बताया कि वो खुद किस चीज को महत्व देता है। वह रुकी। मैं तुम्हारे बारे में अपनी खुद की समझ बनाने के लिए उत्सुक हूँ। तुम जर्नल, पत्रिका पढ़ सकती हो, मैंने कहा। जब तुम तैयार हो। वो उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन में लिखा गया विवरण है। मुझे अच्छा लगेगा, उसने कहा। हाँ, कैलम, जो इस बातचीत को उस व्यक्ति के हाव भाव के साथ देख रहा था जिसके दो सबसे पसंदीदा लोग आपस में मिल रहे हो और उम्मीद से कहीं बेहतर तालमेल बिठा रहे हो, उसने गहरी सांस छोड़ी। बहुत बढ़िया, उसने कहा। ये तो हम ठीक हैं, पेट्रा ने उससे कहा। तुम्हें जिससे भी बात करनी है जाकर करो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। उसने पेट्रा की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। हम ठीक हैं, मैंने भी पुष्टि की। वो चला गया, उस व्यक्ति की साफ राहत के साथ जिसने अपनी सांस रोक रखी थी और अब उसे सांस लेने की अनुमति मिल गई हो। पेट्रा ने उसे जाते हुए देखा। वो चिंता करता है, उसने कहा। इस बात की कि जिन लोगों की वह परवाह करता है वे आपस में, वो रुकी, जुड़ पाएंगे या नहीं, मैं जानता हूं, मैंने कहा। वो बहुत ज्यादा परवाह करता है और उसे हमेशा ये समझ नहीं आता कि इस भावना का क्या करे। हाँ, वो वापस मेरी तरफ मुड़ी। मुझे पता है कि इसका क्या करना है। कम से कम मेरे मामले में तो यही सच है। वो रुकी। जब से उसे अपनी दिशा मिली है, वो ज्यादा सहज हो गया है। पहले जब मैं उससे मिली थी तब वो एक ऐसा इंसान था जिसे एक ढांचा दे दिया गया था और वो उसी के भीतर जी रहा था। अब वो खुद अपने असली रूप में है, मैंने कहा। अपने असली रूप में, उसने सहमति जताई, जो कि पहले से कहीं बेहतर है। उसने महल की तरफ देखा। मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ काम करते हो। मैं उसे तहखाने, सब लेवल में ले गया। वो बिना कुछ बोले 20 मिनट तक उस तहखाने में खड़ी रही। यह उस व्यक्ति की खामोशी नहीं थी जिसके पास कहने के लिए कुछ ना हो, यह उस व्यक्ति की खामोशी थी जिसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो उसे कहने के लिए सही क्रम चुन रहा था। जब वो आखिरकार बोली तो उसने कहा, ये दीवारें। हाँ,
ये तो माहिरन ने संरचनात्मक कोडिंग का वर्णन किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये लिपि साफ दिखाई दे रही है। मैंने सोचा था कि यह और अधिक। वह रुक गई। मुझे उम्मीद थी कि यह खंडहरों की तरह पुराना महसूस होगा। ये पुराना महसूस नहीं होता। ये तो वर्तमान जैसा महसूस होता है, मैंने कहा। हाँ, वर्तमान जैसा। वो धीरे धीरे मुड़ी और पूरे कमरे को अपनी नजरों में समेटने लगी। और रिकॉर्ड, दस्तावेज, यही है असली दस्तावेज। कामकाजी प्रति, वर्किंग कॉपी। औपचारिक अभिलेखागार तो महल के मुख्य संग्रह में है, लेकिन काम की सामग्रियां, क्रॉस रेफरेंस, लगातार लिखे जा रहे हिस्से, यही है जहां तुम लिखते हो, जहां ज्यादातर काम होता है। हाँ, उसने व्यवस्थित ढंग से रखे ढेरों को देखा, दीवारों पर बनी संकेतन प्रणालियों को देखा, उस कुर्सी को देखा जो मेरी थी, उस कुर्सी को जिसे सेराफिन इस्तेमाल करती थी, उस स्टूल को जो माहिरन का था, और उस थोड़ी अधिक औपचारिक कुर्सी को जिसे कायल यहाँ नीचे आने पर इस्तेमाल करता था, जो वसंत के दौरान बिना किसी चर्चा के किसी समय यहाँ आ गई थी। 4 कुर्सियां, उसने कहा। लोग यहाँ आते हैं, मैंने कहा। लोग यहाँ इस पर मिलकर काम करने आते हैं, उसने कहा। ये रिकॉर्ड वैसा नहीं है। मेरे दिमाग में एक अभिलेखागार, आर्काइव की जैसी छवि थी। यह वैसा बिल्कुल नहीं है। यह क्या है फिर? एक ऐसी जगह जहां लोग मिलकर सोचते हैं, उसने कहा। ये कुर्सियां इस बात का सबूत है। वह रुकी। एक सराय इन भी तो यही होती है। उसका मुख्य कमरा, कॉमन रूम, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं होता। वो सोच विचार के लिए होता है जो खाना खाते समय चलता है। बातचीत के लिए। वह रुकी। इसीलिए मैं सराय चलाती थी। व्यापार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस मुख्य कमरे में क्या घटित होता था। वेद की सराय के मुख्य कमरे में क्या होता था? मैंने पूछा। लोग सच्ची बातें करते थे, उसने कहा। माहिरन मंगलवार की शाम को आती थी, चाय पीती थी, कभी कभार उन नावों के बारे में बात करती थी जिन पर वह काम कर रही होती थी, लेकिन असल में वह दूसरी चीजों के बारे में बात करती थी। इस बारे में कि जो कुछ वह महसूस करती है, उसे महसूस करने वाला इंसान होना कैसा होता है। उसने क्या चुना और क्यों चुना? मुझे नहीं लगता कि वो खुद जानती थी कि वो इन चीजों के बारे में बात कर रही है, लेकिन वह करती थी। तुम सुनती थी, मैंने कहा। मैं हमेशा सुनती हूँ, उसने कहा। यह मुख्य हुनर है। बाकी सब कुछ इस बात के बाद आता है कि क्या आप वास्तव में सुन रहे हैं या नहीं। वह रुकी। तुम भी सुनते हो। यही वो बात है जिसे कैलम तुम्हारे बारे में पूरी तरह व्यक्त नहीं पा रहा है। वो बार बार कहता रहता है कि वो चीजों को समझता है, लेकिन उसके कहने का असल मतलब ये होता है कि वो बात को शुरू से आखिर तक पूरी गहराई से सुनता है। तुम भी तो यही करती हो, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। हमारी आपस में बहुत अच्छी पटेगी। वो उस कुर्सी पर बैठ गई जो मेरी थी। मैं सेराफिन की कुर्सी पर बैठ गया। मुझे रिकॉर्ड, दस्तावेज के बारे में बताओ, उसने कहा। शुरुआत से। इसके भीतर छिपे इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि इसे तैयार करने की कहानी के बारे में। किसने क्या तय किया? क्या मुश्किल था? किस चीज ने तुम्हें हैरान किया? यही तो समानांतर पाठ, पैरेलल टेक्स्ट है, मैंने कहा। यही मैं लिख रहा हूं। तो मुझे बताओ कि अब तक इसमें क्या क्या है, उसने कहा। मैं इसे पढ़ने से पहले जानना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, उसने कहा। सहजता से। और वो समानांतर पाठ तुम ही हो। इतिहास के नीचे छुपा हुआ चिंतन। मैं तहखाने में सेराफिन की कुर्सी पर बैठ गया जबकि पेट्रा मेरी कुर्सी पर बैठी थी, और मैंने उसे समानांतर पाठ के बारे में बताया। इस बारे में कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे की समझ। क्या हुआ के साथ साथ क्यों हुआ, घटनाओं के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी। उसने मेरी बात को शुरू से आखिर तक पूरी गहराई से सुना। अध्याय 97, भूमि पूजन। 3 सप्ताह बाद। अक्टूबर। शरद ऋतु अब पूरी तरह से आ चुकी थी। अक्टूबर की रोशनी का वो विशिष्ट रूप, जो नीचा और सुनहरा था, जिससे वो जिस भी चीज को छूती थी, वो ऐसी लगने लगती थी मानो उसे पता हो कि बाद में उसकी कमी महसूस की जाएगी। भूमि पूजन के अवसर पर वहां 8 लोग, सेबल, मजदूरों की टोली और वो सुबह मौजूद थी। कोई भव्य समारोह नहीं हुआ। सेबल ने पूछा था कि क्या कोई समारोह होना चाहिए, तो कायल ने मना कर दिया था। मैं भी सहमत था और कैलम ने कहा था, अच्छा है। समारोहों से मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि महत्वपूर्ण चीज तो पहले ही हो चुकी है जबकि अभी वो हुई ही नहीं होती, और इस बात ने सब तय कर दिया था। बस एक शुरुआत। सेबल ने भार वहन दर्शन, लोड बेयरिंग फिलॉसफी के बारे में कायल के विचारों की 3 सत्रों में समीक्षा की थी। तीसरा सत्र 4 घंटे तक चला था और आधी रात को समाप्त हुआ था, जो आपको इस बातचीत की गहराई और स्तर के बारे में सब कुछ बता देता है।
उसने उन सत्रों और नोटबुक के आधार पर पूर्वी दीवार के प्रति दृष्टिकोण में 3 विशिष्ट सुधार शामिल किए थे। उसने कायल को यह नहीं बताया कि उसने उन्हें शामिल कर लिया है। कायल ने तब ध्यान दिया जब उसने अंतिम कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी की समीक्षा की, और उसने भी इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा। मैंने इन दोनों बातों पर गौर किया और उन्हें जर्नल में लिख लिया, क्योंकि सच्चे इतिहास को इसी तरह की चीजों की जरूरत होती है। दो लोगों द्वारा एक दूसरे की समझ का सम्मान करने का वह मूक प्रमाण, जिसका वे ढिंढोरा नहीं पीटते। भूमि पूजन की सुबह बिल्कुल साफ थी। अक्टूबर की रोशनी वही कर रही थी जो अक्टूबर की रोशनी अक्सर करती है, नीची और सुनहरी, लंबी परछाइयां, और रोशनी के उस अनूठे स्तर से हर एक चीज महत्वपूर्ण लग रही थी। हम उस स्थल की बाहरी सीमा पर खड़े थे जबकि मजदूरों की टोली पहली खुदाई की तैयारी कर रही थी। पेट्रा वहां मौजूद थी। उसने बिना ये घोषणा किए कि वह अपना प्रवास बढ़ा रही है, 2 बार अपनी यात्रा की अवधि बढ़ा दी थी। वह बस रुकी रही। महल की दैनिक दिनचर्या में अपना स्थान उसने उस व्यक्ति की सहजता के साथ पा लिया जो ये जानता था कि बिना उस जगह को अपने अनुसार ढलने के लिए मजबूर किए वहां का हिस्सा कैसे बना जाता है। वो कैलम के पास उन 2 लोगों की सहज आत्मीयता के साथ खड़ी थी जिन्होंने ये तय कर लिया था कि वे एक दूसरे के लिए क्या हैं और उसे अपने लिए पर्याप्त पाया था। तेवरिस आया था। वो 5 दिन पहले ही आ गया था, 3 महीनों के संचित पत्राचार के उत्साह से लबरेज। वो भूमि पूजन होने की बात याद आने और बाहर आने से पहले 4 दिन तक तहखाने और अभिलेखागार में ही डूबा रहा था। वो अब अपनी नोटबुक के साथ खड़ा था, पहले वाली नहीं, एक नई नोटबुक जो अधिक मोटी थी और 5 दिनों में ही आधी भर चुकी थी, और वह इस सुबह को उस व्यक्ति के एकाग्र ध्यान के साथ दर्ज कर रहा था जो ये समझता था कि शुरुआत मायने रखती है। सेबल अपने उपकरणों के साथ स्थल के केंद्र में खड़ी थी। तैयार? उसने पूछा। हाँ, कायल ने कहा। पहली खुदाई शुरू हुई। कोई नाटकीय अंदाज नहीं था, बस खोदने, मापने और निशान लगाने का काम, शुरुआत करने का व्यवहारिक व्यवसाय। लेकिन इसकी आवाज, पहली मिट्टी पलटने की वो विशिष्ट आवाज, उसमें एक ऐसा गुण था जो समारोह नहीं बल्कि उसकी सार्थकता, सिग्निफिकेंस को दर्शाता था। इस बात की स्वीकारोक्ति कि जो कुछ हो रहा था वो वास्तविक था, कि भूमि को खोदा जा रहा था, जो योजना बनाई गई थी वो भौतिक रूप ले रही थी, कि जिस इमारत का नक्शा हजारों साल पहले एक महल के नीचे बने कमरे में खींचा गया था वो अब जमीन के ऊपर अस्तित्व में आने लगी थी। मैं कायल के पास खड़ा था। वो उस हाव भाव के साथ काम को देख रहा था जिसे मैंने दर्ज तो किया था पर कभी उसके लिए सही शब्द नहीं ढूंढ पाया था। उस व्यक्ति का हाव भाव जो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा हो जिसे वह लंबे समय से चाहता था और यह पा रहा हो कि उसकी वह चाहत बेकार नहीं गई। नींव का वो कमरा, मैंने धीरे से कहा। महल के नीचे, हाँ, संरचनात्मक नेटवर्क वहां से यहां तक आता है, मैंने कहा। जब वे सही गहराई तक पहुंचेंगे तो उन्हें वो जुड़ाव महसूस होगा। सेबल ने कहा था कि वो इसे पहचान लेगी, वो माहिरन को बताएगी, उसने कहा। माहिरन इसे समझ लेगी और फिर वे इसके आधार पर निर्माण करेंगे, मैंने कहा। ऊपर की तरफ, उस नींव से जिसे आर्किटेक्ट ने छोड़ा था, उस इमारत तक जिसे आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, हजारों साल, उसने कहा। नींव से लेकर इमारत तक, धैर्यवान, मैंने कहा। अकल्पनीय रूप से धैर्यवान, उसने कहा। और फिर, शुरू करो, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। हाँ, उसने कहा, शुरू करो। हम अक्टूबर की उस रोशनी में कुछ देर तक खुदाई को देखते रहे। माहिरन अपनी समझ को खुला रखकर उस स्थल की बाहरी सीमा पर टहल रही थी, खुदाई के गहरे होने के साथ साथ उस नेटवर्क को महसूस कर रही थी और उसी बात की पुष्टि कर रही थी जो सेबल के उपकरण भौतिक दिशा से पुख्ता कर रहे थे। सेराफिन के पास उसकी अपनी नोटबुक थी, उसकी खुद की काम की नोटबुक, रिकॉर्ड के संरचनात्मक हिस्से। वाल्ड्रे स्थल के केंद्र के पास खड़ी थी और जमीन की तरफ देख रही थी, और मुझे लगा कि वह वही कर रही थी जो उसने सील कक्ष, सील चेम्बर के बाद से करना सीखा था, अतीत की तरफ देखने के बजाय आगे की तरफ देखने वाले पल में मौजूद रहना। कैलम मेरे पास आकर खड़ा हो गया। ये कैसा महसूस होता है? उसने कहा। इसके लिए यहाँ मौजूद होना, ऐसा जैसे कि इसे हमेशा होना ही था, मैंने कहा। जो मुझे पता है कि कैसा लगता है, नहीं, उसने कहा। ये बिल्कुल सही है। आर्किटेक्ट ने इसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस कराने के लिए डिजाइन किया था। पुष्टि का वो क्षण जब योजना हकीकत में बदलती है, जब उस चीज का निर्माण किया जा रहा हो जिसकी तरफ बढ़ते हुए अब तक काम हुआ था, वह रुका। क्या यह किसी अंत जैसा महसूस होता है? नहीं, मैंने कहा। यह एक शुरुआत जैसा महसूस होता है। कहानी कहती है, शुरू करो, और हम शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत के बाद सब कुछ है, उसने कहा। सब कुछ, मैंने सहमति जताई। पेट्रा कैलम के पास आकर खड़ी हो गई।
वो तेवरिस से बात कर रही थी। मैंने उन्हें 10 मिनट तक देखा था। दो ऐसे लोग जो बहुत ही समान गति से जानकारी का विश्लेषण करते थे और एक दूसरे को पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। उसने कैलम की तरफ देखे बिना ही उसका हाथ थाम लिया। यह एक ऐसा इशारा था जो इन 3 हफ्तों में एक आदत बन चुका था, सहज और स्वाभाविक, बिल्कुल उन चीजों की तरह जिन्होंने अपना सही रूप पा लिया हो। वो अद्भुत है, कैलम ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं, मैंने कहा। तुम सच में उसे बहुत पसंद करते हो, उसने कहा। वो थोड़ा हैरान था, भले ही मैंने उसे पहले भी यह बात बताई थी। मैं सच में उसे पसंद करता हूं, मैंने कहा। वो बात को शुरू से आखिर तक पूरी गहराई से सुनती है। हाँ, उसने कहा। वो सुनती है। पेट्रा, जो खुदाई देखने का नाटक करते हुए हमारी इस बातचीत को पूरी तरह सुन रही थी, मुड़ी तो नहीं, लेकिन उसके होठों का कोना हल्का सा मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।